तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम वास्तविक संख्या है, और उस चैप्टर का हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 को पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली के मैंने दो क्वेश्चन करा रखे, पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 से लेकर के जो 7 तक के जो क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा हल देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और इसके 3 पार्ट दिए गए, और तीनों पार्ट में पहला जो पार्ट है कह रहा है 12, 15 और 21 का बताना है। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट में कह रहा है 17, 23, 29 का, और तीसरे पार्ट में 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न का पहला पार्ट करेंगे, तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1, और इसमें पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि 12, 15, ठीक है, 12, 15 और 21 का हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ दोनों हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, ये जो भाज्य संख्या है ना, इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर पहले 12 वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से यहाँ को काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर उसी तरह से 15 का देखेंगे, ये हो जाएगा 15, तो इसको 3 से करिए तो 3 5 15, 5 से करेंगे 5 1 का 5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप 21 का कर लीजिए, ये हो जाएगा 21 का, तो 3 से करेंगे 3 7 21, फिर 7 से कर देंगे तो 7 1 का 7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 को कुछ इस प्रकार से, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। और फिर इसके बाद जो 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है। और जो 21 है, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों, जो एचसीएफ जो होता है ना, जो एचसीएफ होता है, मैं यहाँ पर आगे बता दे रहा हूँ, शायद इधर आपको साइनिंग कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर, ठीक है, इन तीनों में जो कॉमन मिलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 3 एचसीएफ हो जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे बच्चों, जो कॉमन मिल रहा है वहां से एक नोट करेंगे ही, बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा है उनको भी साथ में लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसके और इसके भी गुणा के रूप में लिखेंगे 5 गुणे 7, इनका गुणा करा दीजिए। तो ये यहाँ पर देखिए कि हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 25 60, 60 गुणे 7, तो इसका गुणा करा देंगे 7 7 6 42, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 420, ये इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का, यानी प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि 17, 23 और 29 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। जिसको रख कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा जा रहा है कि 17, 23, 29 का, ठीक है, 17, 23, 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये देख रहे हो कि तीनों हमारे क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या के जो मस होते हैं, या ठीक है, मस कहिए या फिर आप एचसीएफ कहिए, ठीक है, इसके हमेशा एक ही होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके एचसीएफ हमेशा क्या होते हैं, एक होते हैं, और बाकी जो एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम इन सभी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी सभी संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां से हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि
अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है, ठीक है, या फिर LCM कितना होता है। तो हम कह सकते हैं कि उन सभी जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, LCM होता है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 17 प्यारे बच्चों देख रहे हो कि ये अभाज्य संख्या है और इसका जो गुणनखंड होगा या तो खुद से ही कटेगा या फिर 1 से, ठीक है। तो इसको 17 से यहाँ पर करना है तो इसका 17 से भाग करेंगे तो ये 17 एकम 17। फिर उसी तरह से यहाँ पर 23 है तो 23 को भी 23 से काटेंगे, एक बार जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका 29 है 29 को भी क्या करेंगे, 29 से ही भाग करेंगे यानी काटेंगे तो एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 को 17 बराबर 1 गुणे 17, ठीक है। उसी तरह से 23 को लिखा जा सकता है 1 गुणे 23। उसी तरह से 29 को लिखा जा सकता है 1 गुणे 29, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ जो होता है मैंने बताया कि जो तीनों में कॉमन मिलता है, तो यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और बाकी एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो यानी 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। तो इसका प्यारे बच्चों आप गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 33 9, ठीक है, 11 33 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। अब हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि 8 9 और 25 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि 8 9 और 25 का हमें एचसीएफ बताना है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको आप सॉल्व करिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे 8 का, तो 2 से करेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 से कर देंगे 1, ठीक है। उसी तरह से 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 से फिर काटेंगे 3 1 कम 3। फिर इसी तरह से 25 का कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25, तो इसको 5 से करिए, 5 5 25, फिर इसका 5 से भाग करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसको हम 8 को लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2, और फिर इसके बाद 9 को लिखा जा सकता है यहाँ पर 3 गुणे 3, ठीक है। उसी तरह से 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5, ठीक है। तो ये हमारा होगा। तो ये भी देख रहे हो कि हमारा यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, और इन सब में देखो कॉमन क्या है, 1, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 भी तो है, तो 1 भी लिखे। तो इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, 1 है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम तो हमने कहा जो कॉमन मिलता है वहां से 1 ले ही लेते हैं, बाकी जो नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 9 25, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 8 9 25, ठीक है। इनका गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 8 200, ठीक है, अब गुणे 9, तो 2 9 18 यानी 1800, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर ले। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें ये मेरे पास क्वेश्चन सीट है एनसीईआरटी बुक की, तो ये है। इसमें प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एचसीएफ यानी इसमें दिया गया है आपका 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, बराबर 9, और कह रहा है कि एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी उसी संख्या का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपको कहा है कि जो एचसीएफ है किसका 306 और 657 का, ये कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, ठीक है, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। बाकी आपसे कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम यानी किसका 306 और 657 का एलसीएम आप बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है कि जो दोनों संख्याएं जो दी गई हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखेंगे फार्मूला यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यदि मान लेते ये पहली संख्या, ये वाली जो पहली संख्या है इसको कह दें n1 और ये हो जाए n2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं n1 गुणे n2 बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसी में आप मान रख दीजिए, ठीक है, फार्मूले में। तो n1 का मान हमारा देखो क्या है, यहाँ पर दिया गया है 306 गुणे n2 का मान दिया गया है 657 बराबर, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों संख्याओं का जो HCF प्रश्न में दे रखा है कितना है, 9 है, और ये LCM आपको ज्ञात करना है। तो 9 का इधर भाग करिए तो हो जाएगा LCM बराबर 306 गुणे 657 बटा 9, ठीक है। इसको 3 से भाग करिए तो 3 3 9, यहाँ से हो जाएगा 3 1 3 0 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से देखिए 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। एक यहाँ पर चला जाएगा 3 चौको 12, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपका बचा 34 गुणा 657, इन दोनों संख्याओं का प्यारे बच्चों आप गुणा करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा 22 33 8, ठीक है। मैंने इसका हल कर लिया है, ठीक है, इसका गुणा करा लिया है, जो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, इसका गुणा करके तब लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लें। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखो कहा जा रहा है कि जो 6 की पावर n दिया गया है, ठीक है, 6 की पावर जो n दिया गया है प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है कि क्या यह 0 पे समाप्त हो सकता है। तो प्यारे बच्चों 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन इसके पीछे का देखो। कोई भी संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनफल 2 गुणे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m दिया गया हो, ठीक है। तभी ये क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका गुणा कराया जाए तो ये देखो 10 हो रहा है, तो 10 यानी कि 0 पर समाप्त हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि इनमें से एक भी अगर मान लो कि 2 न रहे, ठीक है, तो 5 भी होना जरूरी। अगर ये 5 नहीं हुआ तब जाकर के समझो कि गुणनफल में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 6 गुणे 5, ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कराइए तो ये 30 आ रहा है। और यदि मैं कहूँ कि 4 गुणे 5 लिखूं तो ये भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। तो देख रहा हूँ 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि प्यारे बच्चों जो ये दिया गया है ये किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, ये अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ 6 का तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 3 एकम 3, यानी कि ये आपका आ जाएगा 6 बराबर 2 गुणे 3, ठीक है, जो कि हमारा क्या है इसके फॉर्म में नहीं है। तो जब इसके फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 3, लेकिन इस 3 की जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए था, तभी जाकर के ये 0 पे समाप्त होता है। तो इसलिए इसके फॉर्म में ये नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना आपको लिखना है कि लिखेंगे कि 6 बराबर 2 गुणे 3 जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया प्रश्न नंबर 6, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी इसे हमें इन दोनों को हमें सिद्ध करके दिखाना कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो मैंने शुरू में यही बताया था कि भाज्य जो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल अधिकतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और जो भाज्य संख्या होती है उसके अधिकतम 2 से, ठीक है, ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या। तो यदि प्यारे बच्चों इस संख्या के यदि हमारे क्या होंगे जो गुणनखंड 2 से अधिक आएंगे
ये भाज्य सिद्ध हो जाएगा। यदि अगर 2 ही आएगा तो फिर वो भाज्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये भाज्य संख्या है, अब कैसे है रीजन हमें यहाँ पर हल करके बताना है, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लें पहले इसको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से हमें देखो 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 कोष्टक में 7 गुणे 11 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 गुणे 11 7 77 प्लस 1 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 78। और प्यारे बच्चों हम अगर इसमें हम क्या करें 1 से गुणा करा दें तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए देख रहे हो कि जो संख्या है उसके कितने अधिकतम यानी कि कितने 3 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए यह भाज्य होगा। तो लिखेंगे संख्या के, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संख्या के 2 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य है, ठीक है। इसलिए यह क्या होगा भाज्य होगा। ये हमारा एक आंसर मिल गया। अब यहाँ से इसको भी चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो कि इसमें से प्यारे बच्चों हमें कॉमन मिल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से देख रहे हो दोनों पदों में से 5 कॉमन मिला है, तो आप 5 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इनका आप गुणा कराओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आप देख रहे हो कि 7 छक 42, ठीक है। अब गुणा यहाँ पे देखो 4 3 12 12 दुना के 24 24 एकम 24, तो यानी हो जाएगा 24 प्लस 1। इनका गुणा करा देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1008, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1008, ठीक है, 1008 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1009। तो ये इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 गुणा 1 भी कर सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी देख रहे हो कि संख्या के जो गुणनखंड है वो कितने हैं 2 से अधिक हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा भाज्य होगा। तो लिख देंगे संख्या का या संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, नोट करना है तो कर लीजिए, बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रश्नावली का, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद, ठीक है, यानी कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज पूछ रहा है, यानी प्रश्न में समझिए, इसमें कहा जा रहा है प्रश्न में कि एक कोई वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। ये मान लेते एक वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों तरफ क्या है एक पथ है यानी रास्ता है, और यहाँ पर 2 लोग हैं, एक रवि है, रवि को R से दर्शा रहा हूँ, और एक सोनिया है, ये S से दर्शा रहा हूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ये सोनिया है इस पथ पर वृत्ताकार पथ पर चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में ये कितना समय लगाती है 18 मिनट लेती है, ठीक है। और जबकि ये रवि जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है एक चक्कर पूरा करने में ये कितना 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ये
कितने समय बाद ये अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन प्यारे बच्चों बहुत कम आती है कि जो कि ये क्या हो कि ये चक्कर लगा रहे हों और एक ही स्थान पर एक बार मिले। ठीक है, तो ऐसा समय आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है कि जो ये, क्योंकि ये देखो इसको चलने में 18 मिनट लग रहा है और इसको 12 मिनट, तो इसका मतलब कि जो रवि है ये थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है और सोनिया जो है थोड़ा धीमे चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि रवि तेज चल रहा है और सोनिया धीमे धीमे चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है कि एक ही स्थान पर एक समय मिल जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन आती है कि बहुत एक रेयर समय आती है कि जहां पर दोनों एक साथ मिलेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो न्यूनतम संख्या यानी कि न्यूनतम समय आ रहा है, तो न्यूनतम का मतलब इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये लॉजिक है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा लिया गया समय ठीक है कितना है, 18 मिनट है। ठीक है, और जबकि वही एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा, ठीक है, तो लिखेंगे एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका किसका, 18 और 12 का, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें पता है एलसीएम कैसे निकालना है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लेंगे 18 का। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से करिए तो 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 और ये 3 एकम 3। ठीक है, उसी तरह से 12 का कर लीजिए, 12 का 2 से 2 छक्का 12। ठीक है, 2 3 या 6, 3 से कर दीजिए 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 12 है, ठीक है, इधर आगे देखिए, जो 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें हमें पूछा गया कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में देखो कॉमन तो ये मिल रहा है और यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जो कॉमन मिलता है वहां से 1 अंक ले लीजिए और यहाँ से भी 1 अंक ले लीजिए। ठीक है, और जिनके और कॉमन नहीं मिलते उनको भी संख्या को अब लिख लीजिए। इसके भी कॉमन नहीं मिले तो 3 लिख लीजिए, इसके भी कॉमन नहीं मिले तो इसको 2 रख लीजिए। ठीक है, इनका गुणा कराइए तो 2 दूना 4 और 3 3 9। ठीक है, ये हो जाएगा 4 गुणे 9। ठीक है, तो 4 9 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारी जो पहली प्रश्नावली है यानी 1.1 वो कंप्लीट होते हैं। बाकी की जो प्रश्नावली 1.2 है उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे वहां पर भी, जो कि वो प्रश्नावली बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।